गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुपए 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर कितना होगा? हमें राशियों के बीच का अनुपात दिया गया है 3, 4 एंड 5 है और इनका योग या सम कितना दिया गया है? तो 1344 रुपए दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करके एक की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो हम x लिख लेंगे और सीधे x की वैल्यू निकाल के हम इससे बड़े और छोटे के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। बड़े और छोटे के बीच का अंतर कितना है? 2x है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 2x की चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? 5 4 9 9 3 12 हो गया। 12x इज इक्वल टू 1344। अब इसे क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये 12 बन जा, 12 कम 12 हो जाएगा और फिर यहाँ फिर से 12 कम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। हमारी वैल्यू कितनी आ गई x की? तो हमारी वैल्यू आ गई 112 आ गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? तो सबसे बड़ी वैल्यू 3 होगी एंड सबसे छोटी वैल्यू 3 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का हमें अंतर चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी? तो 224 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर 1 + 1 - tan a डिवाइड बाई 1 - cot a होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर हम लोग यहाँ देखें 1 - tan a को, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/cot a और इस cot a को से अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cot a - 1 डिवाइड बाई cot a और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करते ही ये सिंबल चेंज होगा और क्या हो जाएगा? 1 - cot a डिवाइड बाई cot a। अब यही वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इसके जगह पर पुट करेंगे। तो आइए यहाँ इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 1 - tan a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 1 - cot a डिवाइड बाई cot a फिर डिवाइड बाई 1 - cot a। अब यहाँ cot a से यहाँ स्क्वायर है, यहाँ cot a से यहाँ cot a कैंसल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ हमारा बचेगा 1 + 1/cot a, वो भी माइनस में और इसका स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे फिर से चेंज करें 1/cot a को, तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं tan a। कितना लिख सकते हैं? tan a लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ माइनस ऑफ tan a आएगा तो इसका स्क्वायर करते ही ये प्लस हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी बनेगी? 1 + tan स्क्वायर a और a वैल्यू किसकी होती है? 1 + tan स्क्वायर a वैल्यू किसकी होती है? तो a वैल्यू होती है सेक स्क्वायर a की। तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर a रूट में लिखेंगे और रूट स्क्वायर से कैंसल होगा, हमारी वैल्यू एंड आंसर कितना आ जाएगा? सेक a हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं होती है, इतना आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन करते ही ये बन जाएगा tan a - 1 और tan a को क्या करेंगे? 1/cot a में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते ही हमारा a निकल के आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको इधर से देख भी सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 0.5323 को p/q के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है? वैसे तो अगर डायरेक्ट करना हो तो यहाँ बार कहाँ है? 5 के बाद के अंकों पे है। तो हम लोग डायरेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 5 3
3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाय यहाँ एक अंक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1000 में से बार कितने पर है, 3 पर है, तो इसीलिए 3 जीरो होगा। एक के बाद कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होगा। और बार किस अंक पे नहीं है, तो एक के अंक पे नहीं है, यानी कि 10वें अंक पे नहीं है, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग 990 से इसे सीधे 9990 से सीधे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इतना ना समझ में आया तो इसको थोड़ा सा विस्तार रूप में मैं बताती हूँ। अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये होता है 5 3 2 3 इन, फिर क्या होता है, फिर से 3 2 3, फिर 3 2 3। इसमें अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले इसे हम लोग x मान लें और दोनों तरफ क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 2 3, और इसके बाद पॉइंट के साथ ये हमारा 3 2 3 फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा 1000x आ जाएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो हमें इस वैल्यू को x मान रखा था, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ भी यही वैल्यू चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 5, इसमें से 5 निकाल के यहाँ 5 लाएंगे, यहाँ से 5 निकालते ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 5318 हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 5.323, और इधर भी क्या बनेगा, इधर बन जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा, यहाँ जो लिखा था वही लिख देंगे। अब अगर हम लोग देखें तो यह वैल्यू हमारी x की थी 0.5323, यह वैल्यू अगर x थी, तो अगर यह 5 पॉइंट के पहले आ गया है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 323 इज इक्वल टू 10x आएगा। इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो इसकी वैल्यू होती है 10x। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा 5318 प्लस में 10x इज इक्वल टू 1000x, और इसी से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 5318 और सब्ट्रैक्ट होकर ये हमारा कितना बनेगा, 9990 बनेगा। इसे इधर लेते आएंगे तो ये हमारा 9990 x की वैल्यू आएगी। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, और फिर कितनी बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और 9 बार में जाएगा। ये क्या होगा, पहली बार 4 बार में जाएगा, दूसरी बार 9 बार में, तीसरी बार 9 बार में और चौथी बार 5 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसे नहीं इसको डायरेक्ट करने की। देखिए होगा क्या, जब भी जीरो के बाद पॉइंट में रहे और पॉइंट में एक अंक पर बार ना रहे, 3 अंक पर बार रहे, 3 अंक का मतलब ही होता है 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कितने से होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ एक पर बार नहीं है, इट मीन्स दैट इसमें से घटेगा कितना, 10 घट जाएगा, तो हमारा डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9990। 10,000 में से 1000 घट जाएगा तो 9990 आ जाएगा। और जो हमारी ये 5323 है, इसमें से जिस पर बार नहीं है उसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा 5318 आ जाएगा। और इससे इसे डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ठोस घन का आयतन 216 है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब की वैल्यू कितनी दी रखी है, तो 216 रखी है। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब दूसरी चीज हमें पता है कि जो कभी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो यह होता है 6a²। 6 की वैल्यू 6 ही होती है, a² की वैल्यू क्या होगी, 6 × 6, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे अगर एक ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल के किन्हीं दो पॉइंटों को मिलाकर नीचे वाला जो बेस है इसके पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन खींच दें। क्या बोली हूं कि अगर ऊपर इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ABC में BC को जो क्या है BC बेसी है ना, बेस के पैरेलल एक और लाइन खींच दी जाए। किसके पैरेलल? बेस के पैरेलल एक और लाइन खींच दी जाए, जिस लाइन का नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, वैसे भी ये PQR है तो यहाँ से ना लेके हम लोग इसे ST, इसमें नहीं है ना, है ST, तो EF ले लेते हैं, DE। होगा क्या कि जब भी कभी भी बेस के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची जाएगी तो यह दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा क्या बना है ADE और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बना है ABC। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर या समरूप होंगे, सिमिलर या समरूप होंगे। अब देखिए सिमिलर या समरूप होते क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कभी भी जब दो हम लोग पैरेलल लाइन खींचते हैं और उस पे एक तिर्यक रेखा डालते हैं तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होता है। तो आप लोगों को ये पता होगा D और एंगल B इक्वल हो जाएगा। उसी सेम पैटर्न पे एंगल E और एंगल C इक्वल हो जाएगा और एंगल A दोनों में कॉमन एंगल होने के कारण यह दोनों में ही एंगल A इक्वल हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ADE एंगल ABC के क्या होगा? समरूप या सिमिलर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया। और सिमिलरिटी रूल इसके पहले किसी क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि सिमिलरिटी रूल होता क्या है। सिमिलरिटी रूल में होता ये है कि AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू इसका और इसका जो रेशियो होता है, इसके पेन चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, इसका और इसका जो रेशियो होता है वही रेशियो इसका और इसका भी होता है और वही रेशियो इनका और इनका भी होता है। पहला क्या बोली हूँ कि AD और AB का रेशियो ले लिया जाए, AE और AC का रेशियो ले लिया जाए और DE और BC का रेशियो ले लिया जाए तो यह तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे और बराबर होंगे। अब इसके अलावा इसकी कोई संभावना नहीं होती है कि अगर यह दोनों लाइन पैरेलल हुए, यह समरूप ट्रायंगल हुआ तो यह इसके आधा होगा। जैसे कि यह DE BC के आधा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्या बोली हूँ मैं कि अगर यह समरूप हो रहा है दोनों ट्रायंगल तो वहां पे हम लोग इसे सत्य नहीं मान सकते हैं कि DE BC के आधा होगा। लेकिन अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन क्या हो, एक दूसरे के आधा बन रहा हो तो सिमिलर बनती है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, यहाँ ज्यादा बताने से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि S पर काटती है, PQ को S पर विभाजित करती है। चेंज करते हैं पेन। PQ को S पर और क्या है, और PR को T पर, और PR को T पर। पेन चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा है यह। PR को और PR को T पर प्रतिच्छेद करती है, PR को T पर प्रतिच्छेद करती है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल है क्या, PQR है,
जहाँ पर P की वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है और दूसरी लाइन हमारा UB है, UB है जो UB रेखा में UB QR के समांतर खींची गई है जो PQ को S पर, PQ को किस पर S पर और PR को T पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य होगा। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर बना दिए। क्वेश्चन में क्या था, एक त्रिभुज PQR में P 30 डिग्री है और सीधी रेखा UB QR के समांतर खींची गई है जो PQ को S पर और PR को T पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य होगा। तो आप लोगों को पता है सिमिलरिटी रूल के अनुसार क्या होता है। सिमिलरिटी रूल PS, चेंज करते हैं पेन, क्या होता है PS डिवाइड बाई PQ, यानी कि PS का PQ के साथ रेशियो, वही रेशियो PT का PR के साथ होगा और वही रेशियो ST का QR के साथ होगा। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा कहा है कि क्या यह इसका हाफ होगा। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ST 1/2 QR होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल PST सिमिलर हो रहा है किसके, ट्रायंगल PQR के, तो इसमें कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं होती है कि जो ST होगा वह QR के हाफ होगा। तो यह जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा कि ST QR के हाफ नहीं होगा। और तीसरा क्या कहा है, त्रिभुज PST त्रिभुज QR के समान या समरूप होगा या सिमिलर होगा। तो हाँ, तीसरा सही है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है। अब देखिए ये हमारा पहला मिल गया कि PS डिवाइड बाई PQ PT डिवाइड बाई PR, तो पहला और तीसरा सही है, बाकी क्या गलत है, बाकी दूसरा गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद बस की चाल 4 किमी पर आवर बढ़ जाती है। यदि बस पहले 2 घंटे में 80 किमी की दूरी तय करता है तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कह क्या रहा है कि पहले 2 घंटे में बस मात्र 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि बस की चाल शुरुआत में कितनी थी, तो 40 थी। अगर यह देखा जाए 40, उसे 10 घंटे तक बस को क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 40 से पहले हम लोग देख सकते हैं कि 10 घंटे में वह कितना ट्रेवल किया। तो 10 घंटे में वह कितना ट्रेवल किया है, 400 किलोमीटर तय की गई दूरी उसके द्वारा। अब कह रहा है प्रत्येक 2 घंटे के बाद 4 किलोमीटर बढ़ता है। तो पहला 2 घंटा क्या था, 40 ही था। इसके बाद क्या हुआ, 4 किलोमीटर बढ़ गया, यानी कि पहले 2 घंटे में 8 किलोमीटर बढ़ गया, 4 बढ़ के फिर दूसरे घंटे में क्या होता है, यह 4 फिर से बढ़ गया तो 8 किलोमीटर यानी कि 16 हो जाता है। फिर तीसरे घंटे में क्या होता है, 12 2 किलोमीटर और बढ़ जाता है तो ये हमारा 24 हो जाता है। फिर चौथे घंटे में क्या होता है, यह क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 8वें घंटे में क्या होता है, तो 8वें घंटे में फिर बढ़ता है 16 और 16 कितना होता है, 32 होता है। यह हो गया हमारा पहला घंटा क्या था, पहला और दूसरा 40 रहा, तीसरा और चौथा 44 रहा, पांचवा और छठा हमारा 48 रहा, 7वां और 8वां 52 रहा और 9वां और 10वां हमारा 56 रहा। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 32 और 8 कितना होगा, 40 हो जाएगा।
और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसने टोटल कितनी दूरी तय की, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय की। इसे आप लोग डायरेक्ट जोड़ने के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एपी वगैरह नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो दो बार जुड़ रहा है। अगर एक एक घंटे पे वो तय करता तब तो हम लोग एपी लगा के आसानी से निकाल लेते। अब कह रहा, आशीष ने 20% हानि पर एक गाय बिपिन को बेची। अगर हम लोग पहले लाइन को देखें, पहले क्वेश्चन ही पूरा पढ़ लेते हैं। बिपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% का लाभ होता। इस लेन देन में बिपिन को कितना लाभ हुआ। अब आइए देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम लोग, आशीष ने क्या किया था, आशीष ने 20% हानि पर बेचा था। कितने परसेंट हानि पर, 20% हानि पर बिपिन को 5,000 में यह बेच दिया था। अगर हम लोग यह देखें कि आशीष को कितना चाहिए था जिससे वो हानि नहीं होती, 20% के हानि पे बेचा था, यानी कि उसने 80% में ही उस गाय को बेच दिया था। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। यह वैल्यू किसकी है, तो यह वैल्यू 80% की है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो अगर आशीष ने इतने रुपए में बेचा होता तो आशीष को कोई भी हानि नहीं हुई होती। अब क्या कह रहा है कि लेकिन आशीष ने कितने में बेचा था, इतने में। अब बिपिन, दूसरा कौन है, बिपिन ने इसे कासिम को 15% लाभ पर बेचा है। कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 15% लाभ पर बेचा है। तो अगर हम लोग इसका 15% निकाल लें तो हमें क्या पता चलेगा। अब आइए इसका हम लोग निकालेंगे 115%। तो हमें पता चल जाएगा कि बिपिन ने कासिम को कितने रुपए में बेचा है। ये क्या हमें मिला, हमें यह ये मिला कि बिपिन ने कासिम को कितने रुपए में बेचा है। अब क्या कह रहा है, इस लेन देन में बिपिन को कितना लाभ हुआ है। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं कि बिपिन ने कितने रुपए में इसे बेचा। या तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5,000 घटा सकते हैं तो हमें केवल लाभ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, केवल लाभ मिल जाएगा। तो आइए 5,000 घटा भी देते हैं। यहाँ 100 से 100, बस मैं 100 आप लोगों को लिए ही लिखी थी, नहीं तो ऐसे भी पता था कि डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं। 5,000 हमारा कहाँ आया, बाहर आ गया। ये हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 1/115/80 - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 115 में से अगर हम लोग 80 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा क्या, 35/80। और 5 से इसे काट दे, 5 सते 35 और 16 पचे 80। अब आइए इसे करते हैं। ये हमारा आ जाएगा 5 सते 35, यहाँ 5 से और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 16। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। यहाँ 3 और 0 बचेगा तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। और इसके बाद कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 में 0 करेंगे तो 16 अठे कितना होता है, 16 अठे 128 होता है। इसके आगे हमारा आंसर क्या बनेगा, किस आंसर में यह आ रहा है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाती हूँ क्या की हूँ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला ये गया है कि आशीष एक गाय 20% हानि पर 5,000 रुपए में बेच देता है। इट मीन्स दैट कि 5,000 रुपए किसकी वैल्यू हुई, तो 80% की वैल्यू हुई। अब आशीष कितने रुपए में बेचा होता तो आशीष को ना लाभ हुआ होता ना हानि, इतने रुपए में। अब क्या कह रहा है कि बिपिन ने आशीष के 15% लाभ पर बेचा। आशीष के 15% लाभ पे, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, आशीष का 15% लाभ। अब क्या बोला है कि इस पूरे लेन देन में बिपिन को कितना रुपए का फायदा हुआ। तो 5,000 तो बिपिन ने दे ही रखा था, तो लाइए 5,000 को इसमें से घटा देते हैं। इतने रुपए का फायदा हुआ किसको, बिपिन को।
बस इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा यही आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता रखी हूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इन दोनों का जो मल्टीपल होता है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो वाई स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 25, वाई इजक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, 20। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 इंटू 12 इंटू 9 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये 5x इक्वल टू 4 इंटू 9, तो 12 नवा कितना होता है 12 नवा 108 होता है। x की वैल्यू 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, यह हमारा आंसर बन जाएगा। पेन चेंज करने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, कौन सा ज्यादा सुंदर लगेगा, चलिए इसी से करते हैं। क्या है, राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। तो आइए 3 वर्ष इन दोनों में जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 वर्ष के बाद आयु का योग दिया था, तो हमने भी क्या किया, दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिया, और जो हमारा आयु का योग हो गया वो कितना हो गया 58 हो गया। इसके अलावा हम इसमें से 3 वर्ष 6 वर्ष घटा भी सकते थे। आप लोगों को जो मन करे वो कर सकते हैं। 8 5 कितना होता है, तो 8 5 हमारा 13x होता है। एक कितना होता है 3 3 6 होगा, और जो इधर जाके घट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आते ही राम का वर्तमान, एक बार लगा के कीजिएगा, एक बार बिना बार के कीजिएगा। अब आया द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। देखिए आप लोगों को मैं 2-3 बार ये बता चुकी हूँ कि इसमें 3 कंडीशन आते हैं कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और समान होंगे। दूसरा कंडीशन क्या बताई थी कि अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू हो वह 0 से बड़ा हो, या 1 से बड़ा हो, या 0 से बड़ा हो, ऐसे कंडीशन में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। लेकिन अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से, यानी कि यह वैल्यू निगेटिव में आ जाए, तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होते हैं। यही तीनों कंडीशन है। इसमें क्या कह रहा है, विविक्त कर 0 है, यानी कि b² माइनस 4² की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस कंडीशन में 2 समान और वास्तविक मूल्य होंगे, समान नहीं, समान और वास्तविक मूल्य होंगे। अब इसका अनुपात पूछा है, तो आइए इसका अनुपात निकालते हैं। 9:9 3.5 इंटू 3.5। अब इसे अगर हम लोग लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 3 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3.5 हो जाएगा। इधर क्या होगा 3.5 हो जाएगा। ये हमारा 3 पर 7 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से यहाँ के 5 मतलब 2 कैंसिल कर दें, यही होता है ना, 3 3 3 3 3 3 3 6 6 एक साथ, और यहाँ क्या होगा 3, ये 5 हो गया। जिसमें से यहाँ से 5 हटा दें, यहाँ से 5 हटा दो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ 9 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। इसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे 5 है, 5 में से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 3 पे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC की ऊंचाई है, जिसमें AB और AC के बराबर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो तो होता क्या है कि इसे समद्विबाहु लिखने से अच्छा मैं समझाने पे पहले ध्यान देती हूँ कि कभी भी एक अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो इसकी हाइट होती है, दूसरा हाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। जो इसका एल्टीट्यूड होता है, जो इसका एंगल बाई सेक्टर होता है, एंगल बाई सेक्टर जो होता है, और तीसरा जो इसका मीडियन होता है, यह तीनों इक्वल होते हैं। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में जब भी कभी भी वह ट्रायंगल क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो ऐसी त्रिभुज में हाइट या एल्टीट्यूड, एंगल बाई सेक्टर और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी की ऊंचाई है और एबीसी की, ये गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी एडी ऊंचाई है, एडी इसकी ऊंचाई है, एडी इसकी ऊंचाई है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ए डी एंगल सी को समद्विभाजित करेगा, तो ए डी जो है एंगल सी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ए डी एंगल ए को समद्विभाजित नहीं करेगा, तो इसके बारे में अभी बाद में देखते हैं। ए डी एंगल ए को समद्विभाजित करेगा, तो हाँ, एंगल ए डी, एंगल मतलब लाइन ए डी का रिलेशन एंगल ए से है, जो क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर भी बनेगा। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, ए डी एंगल ए को समद्विभाजित करेगा, बी से फिर से कोई रिलेशन नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है कि यदि 5x + y इज इक्वल टू 125 है और 5x - y इज इक्वल टू 3125 है, तो y की मान हमें चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5x⁴ x + y, यहाँ लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि ये कितना होता है, 5 का क्यूब ही होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं 5x - y, ये क्या है 5 ही होता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 बचे 3125। अब यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आई, तो 3 आ गई, x + y = 3 आ गई। यहाँ से x - y = कितना आ गया, 5 आ गया, x - y = हमारा 5 आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम लोग क्या करें, घटा दें, अगर इसे घटाएं तो यह कट जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इसे घटाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इसे घटा दें तो ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा आ गया 2y = -2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण कौन सी है जिसके मूल 2 और 1 - 2 होंगे। तो आप लोगों को मैं इसका इक्वेशन बता चुकी, वो होता क्या है, x² माइनस ऑफ सम ऑफ मूल्स, सम ऑफ रूट्स इंटू x, प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा होगा x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे 2 - 1/2।
यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 1/2। इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3/2x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 2/2। अब इस दोनों 2 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बहुलक क्या है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा बार आई है। तो 6 हमारा 2 बार आया हुआ है, 2 को देखें 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 हमारा 3 बार हो आया है, और 3 मतलब 3 नहीं 2 हमारा 3 टाइम्स आया है। 2 हमारा कितनी बार आया है 3 बार में। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, इसीलिए 2 ही हमारा क्या होगा बहुलक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है, तो हमसे पूछा क्या है x टू द पावर 4 प्लस में 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू पूछी है। तो आइए इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते ही हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। यह इधर जाके जुड़ जाता है, यह वैल्यू हमारी आती है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब आइए एक बार और स्क्वायर करते हैं। एक बार और स्क्वायर करते ही हमारा क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइड बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना आता है 729 आ जाता है। यह इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 727 आ जाता है। कितना टाइम लगा? कुछ टाइम नहीं लगा। हाँ, अब यहाँ से दूसरी तरह से समझाती हूँ। पूरा मिटाने से पूरा मिट जाएगा। हम लोग इसे डायरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया है, यहाँ पर माइनस है, तो करते क्या है इसका स्क्वायर करके, यहाँ माइनस है तो 2 जोड़ देते हैं, तो हमारा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, तो हमारा 25 2 27 आ जाती है। अब क्या करना है, हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी क्या है प्लस है, तो इसका स्क्वायर हम लोग जब करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका स्क्वायर 27 का स्क्वायर माइनस में 2, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है। आइए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आइए लगाते हैं। क्या किया जा रहा है, सबसे पहले 30% की वृद्धि की जा रही है, कमी कितने की जा रही है 40% की। इन दोनों में क्या होगा, यहाँ प्लस लिख के माइनस प्लस में 30 प्लस में 30 इंटू में माइनस में 40 डिवाइड बाई 100। ये क्या होगा, यह आ जाएगा हमारा -10। ये कितना आ जाएगा, तो ये -12 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 3 चौक 12, तो -12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -22 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, अगर माइनस वैल्यू आई है तो कमी होगी, और कितने परसेंट की 22% की। आइए नेक्स्ट करते हैं। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है। कितने वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री से दुगना हो जाएगा, तो 6 वर्ष। इसमें 6 जोड़ दें, इसमें 6 जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा 28, 28 दूना 56। आंसर रख के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते हैं अगर आप लोगों का सेंस पहुंचे तो, और नहीं पहुंचे तो आप लोग आंसर रखिए सॉल्व कीजिए। सबसे आसान है, आंसर रखिए सॉल्व कीजिए। अब कह रहा है एक थोक विक्रेता तेल का एक टिन 540 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। यदि वह उसी मूल्य पर तेल का एक और टिन 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले कह क्या रहा है कि एक विक्रेता 540 रुपए में एक तेल का टिन बेचता है और 10% की हानि उठाता है, यानी कि वह कितने रुपए में कितने परसेंट में इसे बेचा है, 90% में बेच दिया है। कितने परसेंट में बेच दिया है, 90% में बेच दिया है।
अब कह रहा है लेकिन अब नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब 696 रुपए में बेचूंगा और बताइए कितना रुपए लाभ होगा। तो जब ये 90 रुपए में बेचा था कितना, 540, यानी कि 90% की वैल्यू 540। यहाँ से हम लोग 1% या 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 540 बटे 90 गुणे 100 हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 600, क्योंकि वो ऐसे भी दिख रहा है 6 बार में, तो कितना आ जाएगा 600। अब कह रहा है कि उस तेल का जो उसने खरीदा था वह 600 रुपए में खरीदा था और बेच कितना रहा है, 696 में। अब बताइए उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो 96 रुपए का लाभ हो जाएगा कितने पर, 600 पे, या कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 16% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 880 है, और इसके आधार का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्या होता है, यही होता है वक्र पृष्ठीय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग बस यही वैल्यू पुट कर देंगे। 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 7 है, तो आर यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। तो आइए त्रिज्या की वैल्यू लिखते हैं 7/2। एच की वैल्यू हमें निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया कितना है, 880 दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 22 चौक 88 होगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 है। राम, राम को लिखते हैं आर एन और ए, इन सबके वर्तमान आयु का योग कितना है, 111 है। अब कह रहा है इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। अगर इनकी आयु का अनुपात ही दे दिया गया है तो फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान हो गया। यह क्वेश्चन क्या हुआ, सबसे आसान हो गया, और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया। 9 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड कहाँ से होगा, 4 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 9 एकम 9। फिर कहा है निखिल की वर्तमान आयु बताइए, निखिल की वर्तमान आयु कट जाएगा, तो आइए डिवाइड ही कर देते हैं। वैसे मुझे लग रहा था ये कटेगा नहीं, लेकिन अब कटने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 सते 21/3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 × 37/3 हो जाएगा।